नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हो रहे एक और बवाल का। असल में हो क्या रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा के बीच में शांति करवाई थी, वो शांति इनको कभी बर्दाश्त नहीं होती। किनको बर्दाश्त नहीं होती? इजराइल को बर्दाश्त नहीं होती। यहां पर नेतन्याहू लगाए गए हैं तस्वीर में। इसके पीछे का औचित्य यह है ताकि अब सिंबॉलिक रूप से इन्हें पहचाने की इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है इन भाई साहब ने एक तगड़ी चाल चली है, और तगड़ी चाल ये है कि वेस्ट बैंक को अब इजराइल का हिस्सा घोषित कर देगी इनकी संसद। संसद के अंदर एक बिल आता है जिसमें कहा जाता है कि वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा होगा। अब उस बिल के आते ही ट्रंप भड़क जाते हैं कि यार अभी तो मैं थोड़ी शांति करा के आया था। गाजा और अच्छा, जो लोग इस बात को नहीं जानते कि ये वेस्ट बैंक की कहानी क्या है, मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। फिलिस्तीन जब आप एक देश के रूप में बोलते हैं तो वो दो हिस्सों में रहता है। एक का नाम गाजा है और एक का नाम वेस्ट बैंक है। यानी फिलिस्तीन गाजा प्लस वेस्ट बैंक है। फिलिस्तीन नाम से कोई जगह एग्जैक्टली नहीं है, दो हिस्सों से मिलकर के फिलिस्तीन कहलाता है। अब बात आती है जब गाजा की, तो गाजा और इसराइल के बीच में तो समझौता करा दिया गया, लेकिन जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है ना, उस वेस्ट बैंक वाले एरिया पर इसराइल की संसद ने एक बिल पास कर दिया और कहा कि वेस्ट बैंक इसराइल का हिस्सा होगा। यानी कि आने वाले समय में यह फिलिस्तीन नहीं रहेगा। जब आप इस बात को सुनते हैं तो यहां से बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बात का है कि भाई साहब, वेस्ट बैंक को आप कब्जा कर ले रहे हो, आफ्टर ऑल सहमति किसकी है? तो सबसे पहले तो ये भाई साहब हाथ खड़ा किए कि नहीं भाई, मैं नहीं हूं इस पूरे मसले पर साथ में। इनसे पूछा, भाई साहब आप करवा रहे हैं? बोले मैं भी नहीं हूं। बोले संसद में बिल पास हो रहा है, आप भी नहीं हो, ये भी नहीं है। इसके साथ साथ जो अरब वर्ल्ड के देश बैठे हैं वो एकदम लाल हुए बैठे हैं। भाई साहब वो कहने लग रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, तुम लोगों ने फिर से हमारा पोपट बना दिया है। मतलब ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर के जो शांति प्रस्ताव का गीत गाया था, उस गीत में तुमने हमें बेवकूफ बनाया कि गाजा से दोस्ती करो, वेस्ट बैंक ले लो। इस बात को लेकर के भाई साहब ट्रंप भड़के हुए हैं। नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर क्या प्लान लेकर आए हैं, जिसको वो खुद से तो मना कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई एनेक्स्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में बिना सरकार की सहमति के ये नहीं हो सकता। ट्रंप इससे उखड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के जेडी वेंस हैं, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। इजराइल इत्तू सा देश है, मतलब एक इत्तू सा देश का मतलब है 1 करोड़ से कम आबादी वाला देश इजराइल। हमारे देश के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 इजराइल क्षेत्रफल के आधार पर बन जाए टेक्निकली। इतने से इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 10 दिन में आके जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज लौट रहे हैं। इनके यहां पर मार्को रूबियो विदेश मंत्री आज पहुंच रहे हैं। मतलब इजराइल में अमेरिकियों का आना जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे शटल बस आ रही हो और जा रही हो। इसी तरह से जब ये लौटते हैं तो ये कहते हैं कि वेस्ट बैंक वाले प्लान पर हम इजराइल के साथ नहीं है। इन्हें डर लग जाता है कि इजराइली कहीं ये कांड ना कर दे। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि असल मायने में वेस्ट बैंक की कहानी क्या है, इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा कर भी रहा है, करना चाहता है, टेक्निकल पॉइंट क्या है वो भी बताऊंगा। एक और एक्सपीरियंस साझा करूंगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले महीने ही मैं इजराइल गया हुआ था और मैं खुद वेस्ट बैंक में गया था। वेस्ट बैंक में गया था का मतलब है जो फिलिस्तीन है, मैं वहां था। जब मैं वहां था तो अब आप पूछेंगे कि आप तो इजराइल गए थे, आप फिलिस्तीन में खड़े थे, ये क्या मतलब है? यही बात आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि दुनिया की नजर में फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता है, वेस्ट बैंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या सही मायने में वो है भी, या फिर अरब वर्ल्ड के देश दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कहानी रची जा रही है? इजराइल ओरिजिनली कंट्रोल कर चुका है। सारी बातें आज के सेशन में मैं आपको साझा करने जा रहा हूं। वो वीडियो का लिंक भी कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूं। जब मैं गया था तो मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आप उसे देख सकते हैं। दिवाली ऑफर के आखिरी दिन है। अगर आप चाहें तो दिवाली ऑफर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जहां हमारी किताबें, हमारे हैंड रिटन नोट्स और आपको हमारे जो कोर्सेज हैं वो उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। तो साथियों, फिलहाल तो चर्चा इस बात की है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेक्रेटरी मार्को रूबियो इन दिनों इजराइल की यात्रा पर रहे और उन्होंने इजराइल की संसद द्वारा पास किए गए इस बिल का विरोध किया। अभी बिल की कहानी को समझें उससे पहले थोड़ा मैप को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, ये सब थोड़ा मैप पर समझे तो समझ में आएगा। गाजा आप में से बहुत सारे लोगों ने इन दिनों न्यूज में सुना है। गाजा पर हमास का नियंत्रण है। अब आप पूछेंगे गाजा पर हमास का नियंत्रण है तो वेस्ट बैंक पर किसका नियंत्रण है? तो देखिए, यहां पर ना दो पार्टियां हैं असल में। गाजा पर अगर हमास नियंत्रण करता है तो यहां पर नियंत्रण करता है फिलिस्तीन अथॉरिटी, पीए कहते हैं, और उस पीए का जो पॉलिटिकल विंग है उसे फतह कहा जाता है। यहां फतह का शासन है और यहां पर हमास का शासन है। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। अगर कोई पूछे कि फिलिस्तीन क्या है,
तो वो गाजा प्लस वेस्ट बैंक है। गाजा प्लस वेस्ट बैंक अगर फिलिस्तीन है, तो उस फिलिस्तीन में गाजा वाली जो पार्टी है, उन दोनों की बनती कोई नहीं है, तो फिलिस्तीन टेक्निकली एक साथ हो भी नहीं सकता। अर्थात पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का हमास पर कोई नियंत्रण नहीं है, दोनों अलग चलते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो गाजा का जो ऑरा है या फिर ये कहिए कि जो महत्व है वो वैश्विक कम्युनिटी पर ज्यादा है। मतलब यहां पर बहुत ही कम क्षेत्रफल पर बहुत सारी आबादी रहती है। वैश्विक समुदाय गाजा के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाता है। वेस्ट बैंक एरिया वाइज बड़ा जरूर है, लेकिन इस पर 60% से अधिक, और भी मैं कहूं तो लगभग 70% से अधिक क्षेत्रफल पर इसराइल नियंत्रण करता है। ऑलरेडी इसके 70% क्षेत्र को यह नियंत्रण करता है, बस दुनिया को दिखाने के लिए यहां पर मैप ऐसे बना रखा है। जब भी आप वर्ल्ड मैप उठाकर देखेंगे तो दिखाया ऐसे जाता है कि ये वेस्ट बैंक है। ये जो आप देख रहे हैं इसके इतना अंदर तो मैं जाके खड़ा हुआ हूं, जबकि मैं तो गया था इस पासपोर्ट पर कि मुझे इजराइल जाना है, मैं इजराइल गया था। लेकिन इजराइल में जाकर के मैं लगभग इस जगह पर जाकर खड़ा हुआ हूं, प्रॉपर अंदर जाकर के, यानी फिलिस्तीन में। तो क्योंकि इजराइल ने उस पर पूरा कंट्रोल कर रखा है, इजराइल की फोर्सेज आपको वहां लेकर जाती हैं, मुझे भी लेकर गई थी। ठीक है साहब, यहां पर आप गाजा देख रहे हैं। इस गाजा के इतने से टुकड़े को लेकर दुनिया संशय कर, मतलब दुनिया में पूरा की पूरा मसला फैला हुआ था। इन लोगों ने वेस्ट बैंक पर नियंत्रण का आधिकारिक रूप से अनाउंसमेंट कर दिया। आधिकारिक रूप से अनाउंसमेंट को समझेंगे, लेकिन एक बार गाजा का पीस प्लान फिर से मैं याद दिला दूं। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर के मुस्लिम देशों को यह आश्वस्त किया था कि चिंता मत करो, गाजा के अंदर से इजरायली सेनाएं हट जाएंगी। देखो, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ना, इस येलो लाइन तक ही इजरायली सेनाएं पीछे हटी हैं। इस पीस प्लान के अंदर जो बातें हुई थी, जिसके तहत बंधकों को रिहा किया गया था, डेड बॉडियों को रिहा किया गया था, साथ ही साथ में जो फिलिस्तीनी गिरफ्तार थे इसराइल के पास, उन्हें वापस भेजा गया था। अभी भी कहा जा रहा है कि टोटल मिलाकर के 20 जिंदा और 15 मरे हुए लोग भेजे गए हैं। 48 में से 13 अभी भी गाजा के पास कंट्रोल में है, यानी कि 13 मृत शरीरों को अभी भी हमास ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। ये जो क्षेत्र आप देखते हैं ना, यानी कि गाजा पट्टी का भी लगभग अब इन्होंने आधा क्षेत्र इजरायली फोर्सेज ने कंट्रोल में कर रखा है। येलो लाइन तक इजराइल की सेनाएं पीछे आ गई हैं। आगे वाला जो फ्रंट से क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं, इस क्षेत्र पर टेक्निकली अभी कंट्रोल नहीं है इजरायली फोर्सेज का। यही एक तरह का पीस प्लान समझ करके हमास खुश है, आप ऐसे समझिए। लेकिन बचे हुए क्षेत्र पर अभी इजरायली फोर्सेज जमी हुई हैं। टेक्निकली वो पहले यहां तक हुआ करती थी, अब वो येलो लाइन तक है। ये बात मीडिया में कुछ इस तरह से निकल कर आती है। ये जो रेड डॉट्स आपको मैप पर दिख रहे हैं, ये इजरायली फोर्सेज हैं। शायद आप विजिबल ना हो तो आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। रेड डॉट्स जितने भी हैं, ये इजरायली फोर्सेज यहां पर हैं। और एक बात, पीस प्लान में यह डिसाइड हुआ था कि इजरायली फोर्सेस गाजा पर हमला नहीं करेंगी। रिपोर्ट है कि 19 तारीख को दोनों लोगों ने अपने अपने सीज फायर तोड़ दिए और यहां पर एयर स्ट्राइक की गई। गाजा के अंदर खान यूनुस क्षेत्र में इसराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी कि पीस प्लान दुनिया को दिखाने के लिए ट्रंप ने किया जरूर था। इसराइल अभी भी अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है, जीवित लोगों को ला चुका है। 13 डेड बॉडी अभी भी हमास के कंट्रोल में है। इजराइल का कहना यह है कि तुमने अभी तक पीस प्लान माना ही कहां है, इसलिए हम अपने काम को जारी रख रहे हैं। खैर, दुनिया को अच्छे से पूरी मीडिया अटेंशन के साथ में बेवकूफ बनाया जरूर गया था, ताकि यूरोप जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था इन देशों पर कि इसराइल और फिलिस्तीन को हम मान्यता देंगे, फिलिस्तीन को हम मान्यता देंगे, उस प्रेशर को पूरी तरह से ट्रंप ने साइडलाइन करते हुए इसराइल को विजेता घोषित कर दिया। या फिर यह कहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड देशों से कहा कि देखो, तुम्हारे लिए मैं गाजा के साथ में हाथ मिलाने को तैयार हूं। गाजा सरवाइव करेगा, लेकिन हमास को यहां से जाना होगा, ऐसा कह के पीस प्लान कराया। लेकिन सही मायने में कुछ नहीं है। लेकिन जब ट्रंप को यह पता चलता है कि एक तो हमास शर्तें नहीं मान रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से इसराइल भी शर्तें नहीं मान रहा है, यह बात कैसे हुई? हुआ क्या, 21 तारीख के दिन जेडी वेंस, यानी कि दिवाली के अगले दिन जेडी वेंस इसराइल की यात्रा पर गए। इसराइल की यात्रा पर गए, बड़े खुश होकर के पहुंचे। उसी दौरान इसराइल की संसद, जैसे हमारी संसद को आप संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, ऐसी इजरायली संसद को नेसेट कहा जाता है। हमारी संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे इनकी संसद, लोकसभा राज्यसभा, इन सब के अंदर सांसदों की संख्या 543 एंड ऑल है। ऐसे ही इनकी संसद में सदस्यों की संख्या 120 है। 120 में बहुत सारी पार्टियां हैं। नेतन्याहू जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है। 120 में से जिसके पास 60 से अधिक सीटें होंगी उसका शासन होगा। तो नेतन्याहू की पार्टी के साथ जिनका गठबंधन है उनकी सरकार है। इन 120 सदस्यों में से लिकुड पार्टी यानी नेतन्याहू की पार्टी का जिनको समर्थन है, उन सभी पार्टियों ने एक तरीके से समझिए कि गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। वैंस जब पहुंचे तो वैंस के पहुंचते ही उनकी संसद में एक बिल आ जाता है।
वेंस इजराइल घूम रहे हैं, इसी बीच में उनकी नेसेट में एक बिल आता है और उस बिल में यह कहा जाता है कि इजराइल वेस्ट बैंक को आधिकारिक रूप से अपना बनाएगा। अब ये लाइन सुनते ही थोड़ी-सी मतलब अटपटी ज़रूर लगेगी। इज़राइल वेस्ट बैंक को आधिकारिक रूप से अपना बनाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि फ़िलिस्तीन का जो हिस्सा है वेस्ट बैंक, अब वो फ़िलिस्तीन का हिस्सा नहीं रहेगा। फिर से मैं दिखा दूँ, ये रहा वेस्ट बैंक। इसमें कहानी क्या है कि ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है ना, इसको इज़राइल के लोग अपना ही मानते हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में। उनका मानना है कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से हमारा ही है। इस जगह पर वो जूडिया और सामरिया करके 2 जगह हैं, उनको ही अपने इतिहास के कल्चर में ढूँढते हैं। बोले ये कभी था ही नहीं फ़िलिस्तीन का, ये तो था ही यहूदियों का। ये तो पता नहीं कब से लेकर के बीच में इतिहास में ऐसे मुस्लिम आक्रांता आए, जो इस क्षेत्र को लेकर बैठ गए। बोले ये क्षेत्र तो हमारा ही है और इस क्षेत्र को वो जूडिया और सामरिया करके अपना बताते हैं। अभी मैं उस तरफ भी आपको लेकर चलूँगा। अब होता क्या है? इज़राइल की संसद में यानी कि नेसेट में एक बिल आता है। 120 सदस्य हैं, तो आपको क्या लगता है बिल पास करने के लिए टेक्निकली 61 लोग जिसके साथ होंगे उसका बिल पास हो जाना चाहिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला। 120 सदस्यों की संसद में 25 और 24 से 25 बाई 24 से यानी कि 24 के मुकाबले 25 मतों से एक बिल पास हो जाता है। आप पूछेंगे 120 में से 24 के मुकाबले 25 से बिल पास कैसे हो गया? बाकी लोगों ने वोट ही नहीं दिया। किसने वोट नहीं दिया? नेतन्याहू की पार्टी वालों ने वोट नहीं दिया। अब आप पूछेंगे नेतन्याहू की पार्टी वालों ने वोट क्यों नहीं दिया? यही तो खेला है। ट्रंप नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मेरा किया हुआ नहीं है, अपोजिशन के लोग बिल लाए थे और बिल पास करा ले गए। टेक्निकली नेतन्याहू के बिना क्या ये बिल पास हो सकता था? ये अलग सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए नेतन्याहू दुनिया वालों को क्या बोल रहे हैं कि देखो ये अपोजिशन वाले थे, हम तो उठ करके बाहर आ गए थे, हमारे लोगों ने तो वॉकआउट कर दिया था। इस थोड़ा सा संसद इसकी संसद की संरचना को देखो। ये 120 सांसद हैं, इसमें से सरकार के साथ लिकुड, शास और मफदाल ये सारे के सारे ग्रुप, ऑटज़मा, न्यू होप ये सारे ग्रुप मिलकर के 60 सदस्यों का एक ग्रुप बनता है। अपोजिशन के पास भी लगभग 60 ही सदस्य हैं। इनमें से सबसे लास्ट में अपोजिशन के अंदर एक ग्रुप दिख रहा है जिसका नाम है नोआम, 1 सीट है। वो 1 सीट वाला आदमी बिल ले आता है और उस बिल का नाम है साहब वेस्ट बैंक पर इज़राइल का शासन होगा। आप सोचो ये आदमी बिल लाता है और इसके समर्थन में 25 सांसद वोट दे देते हैं, 24 अपोजिशन में वोट देते हैं। आप पूछेंगे भाई साहब बच तो अब भी गए 70 लोग, वो कहां हैं? 71 लोग बच गए, वो कहां हैं? बोले भाई साहब उनने तो वोट ही नहीं दिया। ये तो वो वाली बात हो गई, सरकार कह रही है हमने वोट नहीं दिया, लेकिन सरकार अपोजिशन से भी वो चीज पास करा ले गई जो खुद का भी बिल नहीं फटा, यानी खुद के ऊपर भी आरोप नहीं लगा और सदन से बिल भी पास हो गया। इनकी सदन में किसी भी बिल को कानून बनने के लिए 4 बार उसकी रीडिंग होना जरूरी है, 4 बार उसको पढ़ा जाना जरूरी है। पहली बार में सरकार के पक्ष ने अपनी तरफ से बायकॉट कर दिया, हम तो वोट ही नहीं देंगे। सरकार वोट नहीं दे रही है, टेक्निकली जिसके पास बहुमत है वो तो चाहे जिस बिल को गिरा दे, लेकिन नहीं गिराया गया। इस चक्कर में ट्रंप फटे हुए हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के देश फटे हुए हैं कि नेतन्याहू हमें बेवकूफ ना समझो। तुम चाहते तो इस बिल को रोक सकते थे, लेकिन तुम इस बिल को संसद से पास करा ले गए। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हो। नेतन्याहू अपनी तरफ से दुनिया वालों को जो बात बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा एक आदमी था जो बगावती हो गया था। टेक्निकली आप सोचिए 24 के मुकाबले 25 मतों से अगर कोई चीज पास हुई है, तो वो जो एक वोट था ना, असल में वो नेतन्याहू की पार्टी का ही एक आदमी था जो बगावती हो गया लास्ट मोमेंट पर। उसका नाम था यूडी एलिस्टाइन। वो भाई साहब जाकर के मिल गए अपोजिशन के साथ और कहा कि मैं बिल पास कराऊंगा और अपनी तरफ से कहने लगा कि अगर मैं जूडिया और सामरिया के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरा जीवन ही की मतलब कोई अर्थ ही नहीं है। असल में वेस्ट बैंक को ये लोग जूडिया और सामरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, जूडिया सामरिया का हिस्टोरिक बैकग्राउंड यही मानते हैं कि बैबिलिकल जो किंगडम है उनके अंदर ये जगह इसराइल की हुआ करती थी। इस जगह जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं एग्जैक्टली मैं इसी जगह पर गया हुआ था। अब थोड़ा-सा वेस्ट बैंक को भी समझ लीजिए। देखिए ये जो पीस प्लान जो बना था ना जिसमें गाज़ा के साथ में इज़राइल की शांति की बात की गई थी, उसमें वेस्ट बैंक को लेकर के ये माना गया था कि वेस्ट बैंक और गाज़ा मिलकर के फिलिस्तीन कहलाएँगे। लेकिन सही मायने में वेस्ट बैंक को दुनिया वाले जानते ही नहीं हैं। वेस्ट बैंक जितना बड़ा दिखता है, लगभग 5,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उस क्षेत्र के लगभग 70% एरिया पर इज़राइल का कंट्रोल है। ये जो झंडा लगा आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंट्रोल है। बाकायदा प्रॉपर तरीके से कॉलोनी बनी हुई है। पूरे वेस्ट बैंक को 3 भागों में बाँटा गया है। ए भाग, बी भाग, सी भाग। ए भाग वो है जिस पर कि फिलिस्तीनियों का नियंत्रण है, वो 20% के आसपास एरिया है। बी भाग वो है जिस पर फिलिस्तीन और इज़राइल दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। फिलिस्तीनियों का जो कंट्रोल है वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का कंट्रोल है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो फतह के माध्यम से शासन करती है, ठीक है? जो बाकी बचा 20% एरिया है, मतलब 20% पर हो गया जिस पर ए पार्ट जिसको कहा गया। दूसरा जो पार्ट है वो है लगभग 25%। उस एरिया पर दोनों मिलकर शासन करते हैं। इज़राइल की सेना वहाँ पर सारा की सारा नियंत्रण करती है और जो तीसरा पार्ट है, जिसको पार्ट सी कहा जाता है, उस पर पूरी तरह से इज़राइल का कंट्रोल है। और तो और,
ये पूरी तरह से एक तरह का लैंडलॉक एरिया है। अगर आप इसको मैप पर देखें तो आप समझ पाएँगे, ये पूरा इज़राइल है और इधर की तरफ जॉर्डन है। यहाँ डेड सी है और इधर की तरफ इनकी रिवर है। तो इस तरफ से यहाँ जॉर्डन दूसरा देश है, इधर की तरफ इज़राइल दूसरा देश है। वेस्ट बैंक के लोगों को रोजगार करने के लिए भी जाना इज़राइल ही पड़ता है और इज़राइल जाने के लिए उन्हें इज़राइली फोर्सेस से परमिशन लेनी पड़ती है। जब से ये जो अक्टूबर वाला हमला हुआ गाजा से, तब से वेस्ट बैंक से आने वाले लेबर्स को भी आने नहीं दिया गया इज़राइल में। एक तरीके से इज़राइल में उनकी एंट्री को बाधित कर दिया गया। ये पूरा-पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर काम करने वाले लोग आज काम के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे जॉर्डन बैठा हो, चाहे इजिप्ट बैठा हो, सऊदी बैठा हो, ये सब इस क्षेत्र के लिए चिंता ज़रूर दर्शाते हैं, लेकिन दुनिया को यानी कि इनके यहाँ रह रहे लोगों को सच ना पता चले, बस उतना ही चिल्लाते हैं। सच ये है कि इस क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण इज़राइल का ही है। आप सोचिए ना 70-75% पर इज़राइल का नियंत्रण है और दुनिया को लगता है कि वेस्ट बैंक अभी फिलिस्तीन है। ऐसा वास्तविकता से बिल्कुल उलट है और ये बात मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, जो मैं जाकर देख कर आया हूं, वो पूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। जब इन्होंने ये बिल निकाला तो आप देखिए ना कितनी हिपोक्रेसी है कि दुनिया के ये सारे देश बाहर निकल करके आते हैं। सऊदी अरेबिया बाहर निकल कर आता है, हम इस बात का खंडन करते हैं। कतर बाहर निकल कर आता है, पाकिस्तान बाहर निकल कर आता है, सब लोग विरोध में आ जाते हैं। हम खंडन करते हैं, वेस्ट बैंक पर इसराइल कंट्रोल नहीं करेगा। वास्तविकता में स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया ए बी सी और सी दिख रहा है, पूरा सी वाला जो एरिया है इस पर कंट्रोल है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, इस पर कंट्रोल है इज़राइल का कब हुआ? असल में 1967 में ये जो जॉर्डन रिवर है ना, जिसके वेस्ट की तरफ से ये ज बैंक का मतलब किनारा होता है। तो जॉर्डन रिवर असल में डेड सी वाली रिवर है। उसके वेस्टर्न किनारे पर बसी हुई जगह वेस्ट बैंक कहलाती है रिवर के आधार पर। इज़राइल ने 1967 का जो युद्ध हुआ था, उसमें इस बॉर्डर तक अपनी रीच बना ली थी, जॉर्डन तक पहुँच गया था वो। तो एक तरह से इज़राइल का नियंत्रण 1967 में ही हो गया था इस पूरी जगह पर। लेकिन उसके बाद में हुआ ओस्लो एग्रीमेंट। उस ओस्लो एग्रीमेंट के अंदर ये तय हुआ कि इस एरिया को वापस से इज़राइल खाली करेगा और खाली करके पीछे लौटेगा। जैसे अभी ये जो पीस प्लान हुआ, इस पीस प्लान में क्या कहा गया कि गाजा के अंदर से इज़राइल पीछे हटेगा। लेकिन इज़राइल कहां तक हटा? केवल येलो लाइन तक हटा। येलो लाइन तक इज़राइली फोर्सेस प्रेजेंट हैं। ऐसे ही कहा गया कि यहां से पीछे हटेगा, लेकिन इज़राइल पीछे हटा नहीं। ओस्लो एग्रीमेंट में वो 1990s के अराउंड हुआ था। इज़राइल इन क्षेत्र के अंदर बरकरार रह गया। आज भी बहुत सारी जो एरिया है उस पर इज़राइली नियंत्रण है। यही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी केवल नाम के लिए है, स्थितियां यहां पर बिल्कुल उलट हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, अभी जो 2023 के अंदर ये 7 अक्टूबर वाला हमला हुआ, इसके बाद में 1000 से ज्यादा लोगों को केवल जांच और पूछताछ के नाम पर इजराइल की फोर्सेस ने मार दिया वेस्ट बैंक के अंदर। ये बात यूएन के अंदर भी उठी। इस पूरी बात को लेकर के एरिया एबीसी का जिक्र भी है, ओस्लो एग्रीमेंट के अंदर ये दिखाई दिया। इस तरह से इजरायली फोर्सेस पूरे वेस्ट बैंक पर अपना नियंत्रण बनाकर रखती हैं। यहां पर फिलिस्तीनी लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी इजरायलियों पर निर्भर हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में यूएनएचआरसी के अंदर यह मुद्दा उठ करके आया कि 1000 फिलिस्तीनियों की जान 7 अक्टूबर के बाद वेस्ट बैंक में पूछताछ के नाम पर जा चुकी है। इतनी ज्यादा यहां पर हिंसाएं और झड़पें हुई हैं। नेतन्याहू ने क्या खेल खेला? अब आप पूछेंगे कि सर 70% से ज्यादा एरिया पर जब इनका कब्जा है ही, तो फिर ये इस तरह का प्रपंच भी क्यों रच रहे हैं? केवल इसलिए ताकि आधिकारिक रूप से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहें कि 70% हमारे पास ऑलरेडी है, 100% पर जब चाहेंगे कब्जा कर लेंगे, बेहतर है कि तुम खुद ही हमको दे दो। ये मतलब वैसी वाली थॉट है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो। जेडी वेंस की प्रेजेंस में ये खेला करके फिर से इन लोगों ने अपना करतब दिखा दिया। मतलब आप सोचकर देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति इजराइल के अंदर हैं, इजराइल की संसद बिल पास कर देती है, ये कह देती है कि वेस्ट बैंक इजराइल का होगा। तो एक तरीके से इनके चेहरे पर तो तमाचा था। ये बात इन्होंने खुद स्वीकार करी। ये खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं इसे अपमानजनक मानता हूं, अमेरिका की नीतियों के खिलाफ मानता हूं। अमेरिका ने दुनिया को वचन दिया है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा नहीं करेगा। इजराइल के मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल आए हुए हैं और आप इस बिल को पास कर दे रहे हैं। इस बात को ये अपनी इंसल्ट के रूप में लेते हैं कि भाई मैं पर्सनली इस पूरी चीज के पक्ष में नहीं हूं। नेतन्याहू से पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो? नेतन्याहू कह रहे हैं ये मैंने थोड़ी किया है, अपोजिशन वालों ने किया है। वो तो अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बयान दे दिए और कह दिए कि साहब ये काम मेरा किया हुआ नहीं है, हमारे अपोजिशन के लोगों के द्वारा किया गया। इस पर कम्युनिटी नोट लगा दिया। हालांकि ट्विटर ने कहा कि महाशय आप ये बात गलत बोल रहे हैं, आपकी मेजोरिटी आप चाहते तो आप इस चीज को रोक सकते थे। खैर, ट्रंप निकल कर आए। ट्रंप ने कहा तुम मेरी बात पिटवा दोगे यार, अभी लोगों के सामने पता चल जाएगा कि तुम और हम मिले हुए हैं। ट्रंप इनको आकर धमकाते हैं और कहते हैं कि देखो हम पूरी तरह से अपना सपोर्ट तुमसे वापस ले लेंगे अगर तुमने वेस्ट बैंक पर कब्जे का प्लान सोचा। इस बात को समझाने के लिए मार्को रूबियो जो अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी हैं,
वो चल करके इज़राइल पहुँचते हैं। इज़राइल से कहते हैं भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उस पीस प्लान को एग्ज़ीक्यूट हो जाने दो, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हमसे मित्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम कुछ तो आगे चलो और जो तुम्हारे बंधक अभी भी वहाँ पर डेड बॉडी के रूप में पड़े हैं गाज़ा के अंदर, उन्हें तो वापस मँगा लो, तब तक तो मान जाओ। इज़राइल लेकिन अपने इरादों से हटेगा नहीं। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका था कि ये दोनों लोग मिल कर के खेल खेल गए वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, अरब कंट्रीज़ के साथ में। इनका इरादा एकदम क्लियर है, वेस्ट बैंक पर 70% कब्ज़ा ऑलरेडी इज़राइल का है। गाज़ा का भी लगभग आधा हिस्सा इज़राइल ले चुका है। जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते-बढ़ते गाज़ा और वेस्ट बैंक को कुछ समय बाद में शायद ये मैप पर केवल याद के रूप में रखेंगे, जिस तरह से ये हरकतें चल रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दिवाली ऑफ़र का आखिरी समय है, आप जाकर के अपने लिए अपने ऑफ़र का लाभ ले लें। हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं हमारे कोर्स के साथ, जिसको मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को पढ़ाया हुआ है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच।